आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। एक रात की देर है, इसके बाद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का 17वां राष्ट्रपति कौन होगा, यह मतपेटी में कैद हो जाएगा। एनडीए की द्रौपदी मुर्मू या फिर विपक्ष के यशवंत सिन्हा। देश के महामहिम का 18 जुलाई को चुनाव है और 21 जुलाई को मतगणना होगी। अभी तक के समीकरणों के हिसाब से देखें तो द्रौपदी मुर्मू का दावा मजबूत नजर आ रहा है और आए भी क्यों ना। एक तरफ उन्हें एनडीए तो बैक कर ही रहा है, साथ ही साथ उनको जनता दल, सेक्युलर शिवसेना, बीजेडी, वाईएसआर, कांग्रेस, बीएसपी, टीडीपी, श्रोमणी अकाली दल, बीएसपी का भी समर्थन मिल रहा है। इसके साथ साथ कांग्रेस की झारखंड में साझेदार झारखंड मुक्ति मोर्चा और यूपी में सपा की साझेदार सुभा सपा को भी मुर्मू का समर्थन है। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की आदिवासी अस्मिता का सवाल इतनी मजबूती से उठा दिया कि कई गैर एनडीए दल भी द्रौपदी मुर्मू को वोट करने पर मजबूर हो गए। द्रौपदी मुर्मू की जनजातीय पहचान के नाम पर द्रौपदी मुर्मू को बड़े राजनीतिक दलों के अलावा छोटी राजनीतिक पार्टियों का भी साथ मिल रहा है। एनडीए की रणनीति की वजह से विपक्ष को लगातार झटके लग रहे हैं। तो सिन्हा की दावेदारी क्या मुर्मू पर पड़ेगी भारी, ये देखना होगा। रायसीना की रेस में कौन किस पर भारी है। फिलहाल की अगर हम बात करें तो मुर्मू की जो दावेदारी है वो भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि उनको चौतरफा समर्थन जो है वो मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिन्हा जिस तरीके से दावेदारी पेश कर रहे हैं, उनको लेकर के कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोलिंग का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि जिस तरीके से आदिवासी अस्मिता का सवाल बीजेपी ने उठाया है, वो कहीं ना कहीं लोगों को मजबूर कर रहा है कि वो समर्थन करें आकर के द्रौपदी मुर्मू का। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जिस हिसाब से यशवंत सिन्हा एक ऐसा चेहरा जिसे तो बीजेपी तो कह ही रही है, साथ साथ सोशल मीडिया पे भी कई लोग उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू का। अब ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर द्रौपदी मुर्मू है कौन। इसके लिए हमने बाकायदा कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं। आइए उनके जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू जो है वो कौन है। आपको हम बताएं कि दरअसल द्रौपदी मुर्मू जो है आदिवासी समाज से आती है और इनका जन्म 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बेदापोसी गाँव में हुआ था। इसके अलावा इनके बारे में जो अहम जानकारी है वो हम आपको बता दें कि रामादेवी महिला कॉलेज से कला में स्नातक की डिग्री द्रौपदी मुर्मू ने हासिल की है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझा रहे हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू जो है वो कौन है। ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में वो क्लर्क भी रह चुकी हैं। इससे पहले इस विभाग का जिम्मा भी वो एज ए क्लर्क संभाल चुकी हैं। साथ ही साथ रायरंगपुर में सहायक शिक्षक के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। उन्होंने काम किया है रायरंगपुर में। इसके अलावा हम आपको बताएं कि 1997 में मुर्मू पहली बार चुनाव लड़ी और उसके बाद वो पार्षद बनी, यानी 1997 में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। और साथ ही साथ रायरंगपुर सीट से 2 बार विधायक के तौर पर भी वो निर्वाचित हो चुकी हैं। तो एक बार नहीं, 2 बार इस सीट से विधायक के तौर पर निर्वाचित हुई। 2000 और 2009 में बीजेपी के टिकट पर वो विधायक चुनी गई थी। 2009 और 2000 में दोनों ही बार बीजेपी के टिकट पर। 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक सरकार में वो राज्य मंत्री रही, 2000 और 2004 तक। इसके अलावा आपको हम बताएं कि 2-2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग का प्रभार भी उन्होंने संभाला है। तो 2-2 साल तक ये प्रभार उन्होंने संभाला। 2007 की बात करें, 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो राजनीतिक सफर जो है वो कैसा रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। 2006 से 2009 तक ओडिशा बीजेपी एसटी मोर्चा की अध्यक्ष भी रही। तो द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर क्या है वो अब आप समझे ग्राफिक्स के जरिए। 2 बार बीजेपी एसटी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी वो रही हैं। तो अभी तक का जो उनका राजनीतिक सफर है वो कुछ ऐसा है। इसके अलावा हम बताएं कि 18 मई 2015 को झारखंड का राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को चुना गया था। साथ ही साथ मुर्मू झारखंड की पहली महिला राज्यपाल चुनी गई थी। ये बात भी, ये मिसाल भी उनके खाते में जाती है। 6 साल 1 महीने और 18 दिन तक राज्यपाल के तौर पर उन्होंने
काम किया। तो 6 साल 1 महीने और 18 दिन तक राज्यपाल के तौर पर उन्होंने काम किया और मुर्मू ने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले भी किए, जिसके लिए भी वो जानी जाती हैं। तो राजनीतिक सफर कैसा रहा ये हम आपको बता रहे हैं। रघुवर दास और हेमंत सोरेन दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ वो काम कर चुकी हैं। तो इसके अलावा साथ ही साथ हम आपको चलिए अब बताते हैं कि आखिर विपक्ष के साझा उम्मीदवार जो है वो क्या कह रहे हैं, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और तो 20 जून 1958 को उनका जन्म हुआ। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू की बात हम करें। अब कौन है यशवंत सिन्हा, ये आप समझ लीजिए। 6 नवंबर 1937 को पटना के कायस्थ परिवार में जन्म हुआ था यशवंत सिन्हा का। तो अब यशवंत सिन्हा के बारे में आप विस्तार से जानिए कि आखिर कौन है, और साथ ही साथ बताएं कि यशवंत सिन्हा ने राजनीतिक शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की हुई है। इसके अलावा बताएं आपको कि पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक बतौर शिक्षक काम कर चुके हैं यशवंत सिन्हा। इसके अलावा अहम जानकारी के बारे में ये कि 1960 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ था। 1960 की ये बात है। बतौर प्रशासनिक अधिकारी 24 साल तक यशवंत सिन्हा काम कर चुके हैं। 24 साल तक उन्होंने काम किया। कई अहम पदों पर अभी तक काबिज रहे हैं यशवंत सिन्हा। बताएं हम आपको कि बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 साल तक एज ए सचिव उन्होंने कामकाज संभाला। उप सचिव के पद पर उन्होंने वहां पर काम किया। इसके आगे हम आपको बताएं अहम जानकारी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में उप सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। तो पहले समझा द्रौपदी मुर्मू कौन है, अब समझा रहे हैं कि यशवंत सिन्हा कौन है। भारतीय दूतावास में अहम जिम्मेदारी भी यशवंत सिन्हा अभी तक अपने राजनीतिक सफर में संभाल चुके हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि 1971 से 1974 तक जर्मनी में भारतीय दूतावास के पहले सचिव नियुक्त किए गए यशवंत सिन्हा 1971 से 1974 तक। और इसके अलावा 1986 में जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। और इसके बाद हम आपको बताएं कि पार्टी का महासचिव पद जो था वो यशवंत सिन्हा को दिया गया था। 1988 में पहली बार राज्यसभा सदस्य के लिए वो चुने गए। और फिर इसके बाद हम आगे अगर बात करें तो 1989 में उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया था। और इसके आगे अहम जानकारी यशवंत सिन्हा के बारे में ये कि 1990 से 1991 में चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। तो यशवंत सिन्हा का राजनीतिक सफर कैसा है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। 1998 से 2002 तक वाजपेयी की सरकार में वित्त मंत्री रहे। तो 1998 से 2002 तक। इसके अलावा हम बताएं 2002 में विदेश मंत्रालय का पद उनके जिम्मे आया। तो 2002 में विदेश मंत्रालय का पद संभाला। 2009 में बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा दे दिया 2009 में। बताएं आपको कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी उन्होंने छोड़ दी थी, यानी बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। और 2021 में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी में वो जाकर के शामिल हो गए थे। और इसके बाद आपको सारी बातें क्यों जो हमने कही, जैसे कि उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ रहा है, पीछे जो है सबसे बड़ी वजह वो यही है कि आप अभी तक किसी पार्टी के नहीं हुए। आरोप जो है वो यही लग रहे हैं कि बीजेपी का साथ आपने जैसे छोड़ा, टीएमसी का साथ आपने जैसे छोड़ा, और अब आप कांग्रेस के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं और आप निष्पक्षता की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि यशवंत सिन्हा के साथ इतना कुछ जुड़ा हुआ है तो लोग उन पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। एक बड़ी वजह भी यही है कि 8 सालों में उन्होंने बहुत कुछ बदला। चाहे हम पार्टी की बात कर लें, कुर्दोस सब कहे ये रहे हैं कि उनके पद का लालसा था, कुर्सी की लालसा थी। यही वजह थी कि वो कहीं पर भी नहीं टिके। जब बीजेपी ने धीरे धीरे उन्हें साइड करना शुरू कर दिया तो फिर वो टीएमसी की तरफ आ गए। जब टीएमसी में भी ज्यादा कुछ नहीं नजर आया तो अब वो अपने आप को कांग्रेस के राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर साझा कर रहे हैं। लगातार 1-2 दिन के गैप से उनकी वीडियोस भी सामने आ रही हैं। लोगों से अपील करते वो नजर आ रहे हैं कि इस बार लड़ाई जो है वो 2 विचारधाराओं की है। लेकिन हर कोई ये कह रहा है कि 2 विचारधारा कैसे हो सकती है। आपकी क्या हम उस विचारधारा के साथ जाएं जब आप बीजेपी में थे, या आपकी उस विचारधारा के साथ जाएं जो आप कांग्रेस में आकर के समझाना चाह रहे हैं। तो दरअसल यशवंत सिन्हा के बारे में जो तफसील से हमने आपको बताया, जिन्होंने राजनीति तो कांग्रेस के विरोध के साथ शुरू की थी, लेकिन आज उसी कांग्रेस के बूते वो चुनाव में खड़े हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वो कांग्रेस जिसके आप अभी तक बुराई करते आते थे, वो कांग्रेस जिसके बारे में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो कांग्रेस जिसके बारे में सवाल पूछा जाता था तो आप उसके अस्तित्व पर ही सवाल उठाते थे। और चलिए अब आपको जल्दी से हम समझा देते हैं कि आखिर वोटों का समीकरण जो है वो क्या कुछ कहता है, ये भी जान लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए वोटों के समीकरण की बात करें, कुल वोट 6,66,028 वोट है, 4,13,728 वोट है। तो द्रौपदी मुर्मू बनाम यशवंत सिन्हा में राष्ट्रपति चुनाव का समीकरण क्या है ये आप समझने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा हम बताएं आपको बीजेपी की जो है 4,58,036 वोट है, वहीं कांग्रेस जो है महज 1,47,300
78 पर यहां पर सिमटी हुई नजर आ रही है। जेडीयू की बात करें 22,601 वोट, तृणमूल कांग्रेस की बात करें तो 58,632 वोट यहां पर आपको नजर आएंगे और एआईएडीएमके 14,940 वोट, डीएमके 45,896 वोट। तो ये वोटों का समीकरण आपको हम समझा रहे हैं। अपने दल की हम बात करें यहां पर तो 3,986 वोट है। एनसीपी की बात करें तो 16,219 वोट। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी राजीव का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, रायसीना की रेस महज एक रात का वक्त जो है वो बचा है और जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू जो है वो भारी पड़ती फिलहाल यशवंत सिन्हा पर नजर आ रही है। राजीव, बिल्कुल इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। अगर मतों को देखा जाए तो उस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू बढ़त की तरफ से हैं और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए जो है पूरी तरह से तैयारी में जुटा हुआ है। एक एक मत जो है इतना इंपॉर्टेंट है कि आज 3 बजे एनडीए की बैठक होनी है। उस बैठक में सभी सांसदों को बताया जाएगा कि आप अपने मत का प्रयोग कैसे करेंगे, किसी का मत कैंसिल ना हो, किसी का वोट कैंसिल ना हो, इसको लेकर बाकायदे ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी मेरी बात हुई है कई सांसदों से, तो उनका एक मानना था कि पिछली बार जब मतदान हुआ था, जब रामनाथ कोविंद जी चुनावी दौर में थे, राष्ट्रपति चुनावी के लिए उम्मीदवार थे, तो उस दौरान कई सांसदों का जो वोट है वो कैंसिल हो गया था, गलत तरीके से उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया था। लेकिन इस बार जो है पूरी रणनीति के साथ जो है एनडीए लगी हुई है और इसी को लेकर आज 3 बजे महत्वपूर्ण बैठक भी है। माना जा रहा है कि जो बढ़त है उस हिसाब से द्रौपदी मुर्मू आगे हैं। लेकिन वहीं अगर यशवंत सिन्हा की बात की जाए तो यशवंत सिन्हा भी लगातार जगह जगह गए, सभी राज्यों में गए, विधायक से, सांसद से सबसे मुलाकात किए और अपील किए और अपनी योग्यता खुद वो बताते रहे कि मैं क्या हूं और क्या कर सकता हूं और लगातार केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते रहे। तो देखा जाए तो बहुत ही रोमांचक हो गया है राष्ट्रपति चुनाव और इसमें अब विजय किसकी होती है, कल मतदान प्रक्रिया शुरू होगी, अब यही देखना है। जी राजीव, जिस ट्रेनिंग का आप जिक्र कर रहे हैं कि तमाम विधायक सांसदों को आज ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या उस ट्रेनिंग में बाकायदा वोट डाल के दिखाया जाएगा कि कैसे आपको वोटिंग करनी है? क्या ट्रेनिंग का हिस्सा कौन कौन सी बातें रहेंगी? बिल्कुल, जैसा कि मेरी बात हुई है अभी सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती से, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी से, तो ये लोग बता रहे थे कि पिछली बार जो है बहुत से सांसद जब अपना वोट डाले थे तो उसको कैंसिल हो गया था। तो ऐसे में आज एक तरह से मॉक ड्रिल कराया जाएगा कि आप कैसे जाएंगे, कैसे अपना मत प्रयोग करेंगे, पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया को फॉलो कराया जाएगा आज यहाँ पे और तमाम सुझाव भी दिए जाएंगे कि कहीं पर कोई गड़बड़ी ना हो। एक एक मत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लेकर एक एक सांसदों को गाइडलाइन दिया जाएगा कि आप जो है कल बहुत सही तरीके से आइएगा और अपने मत का प्रयोग करिएगा, कहीं पे कोई फॉल्ट मत कीजिए जिससे कैंसिल हो जाए आपका वोट। जी ठीक है राजीव। रवि सर्राफ भी हमारे साथ जुड़ गए। रवि सर्राफ का भी हम रुक कर लेते हैं दिल्ली से ही। रवि सर्राफ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को भारी समर्थन मिलता फिलहाल नजर आ रहा है और पल्ला भी उन्हीं का भारी नजर आ रहा है, ऐसे में यशवंत सिन्हा जो है हर दूसरे दिन छोड़ करके कभी कुछ ट्वीट कर रहे हैं, कभी कुछ वीडियोज के माध्यम से वो वोटों की अपील करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि इस बार जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो 2 विचारधाराओं का चुनाव है, लेकिन काफी ट्रोलिंग का भी उन्हें सामना करना पड़ा क्योंकि पब्लिक उनसे पूछ रही है कौन सी विचारधारा, क्या वो विचारधारा जिसमें आप कांग्रेस की बुराई क्या करते थे या फिर वो विचारधारा जिसमें आप बीजेपी की बड़ाई किया करते थे? बिल्कुल नीता, देखिए अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करें या किसी भी चुनाव की बात करें, एक तो सबसे पहले कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अपने आप में बहुत अलग चुनाव होता है। तो ऐसे में जो उम्मीदवार होते हैं उनकी इस बात की स्वतंत्रता होती है कि वो प्रचार करें, अपने पक्ष में वोटों को बटोरने के लिए वो तमाम हथकंडे अपनाते हैं, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, बयानबाजी होती है, तमाम राज्यों के नेताओं से मुलाकात करते हैं। इसी कड़ी में यशवंत सिन्हा को अगर आप देखें तो पिछले 10 से 15 दिनों में तमाम राजनीतिक दलों के जो विपक्ष के जो नेता हैं उनसे वो मुलाकात किए हैं, तमाम राज्यों में गए हैं और इस कवायद में जुटे रहे कि जो तमाम विपक्षी दल हैं उसे कम से कम वो लामबंद कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा वोट इकट्ठा कर सके। आप देखें कि कल जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से भी ऐलान हो गया कि यशवंत सिन्हा को आम आदमी पार्टी का समर्थन मिलेगा। पर अगर आंकड़ों की बात करें, बहुमत की बात करें, तो ये बात सच्चाई है कि इस वक्त द्रौपदी मुर्मू का जो पलड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है। पर विपक्ष के उम्मीदवार के नाते, साझा विपक्ष के उम्मीदवार के नाते यशवंत सिन्हा पूरी कोशिश कर रहे हैं, तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तमाम बयानबाजी दे रहे हैं। पूर्वोत्तर में जब गए तो CA/NRC का उन्होंने मुद्दा उठा दिया कि अगर मैं कुर्सी बैठ जाता हूं तो इसे मैं इनकार कर दूंगा, इसे खारिज कर दूंगा। तो कोशिश उनकी तरफ से पूरी तरह से पूरी की गई है कि अपने पक्ष में वोटों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बटोरा जा सके और अपने मुद्दे जो है विपक्षी दलों के सामने रख सके। इसी कवायद में यशवंत सिन्हा बयानबाजी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने तर्क दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में राजीव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों से तो अपील कर रहे हैं कि आप मुझे वोट करना, लेकिन क्या अपने बेटे का वोट ले पाएंगे? उनका खुद का बेटा उन्हें वोट नहीं करेगा, इसलिए और भी ज्यादा ट्रोल हो रहा है।
बिल्कुल, जो हालात बने हुए हैं उसमें यही कहा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा कि टीएमसी की तरफ से इनको उम्मीदवार बनाया गया और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की गई, लेकिन जब बात आई द्रौपदी मुर्मू की तो उधर ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया कि अगर पहले एनडीए ने अगर अपना क्लियर किया होता कि मेरी तरफ से उम्मीदवार कौन है, द्रौपदी मुर्मू अगर पहले इनका नाम सामने आ गया होता तो आज कुछ और ही बात होती। तो मतलब इशारों में ही टीएमसी की जो नेता है ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं एनडीए का जो उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू है तो उनका जो इंडिया का जो चुनाव है वो सही है, एनडीए ने सही उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रहे हैं यशवंत सिन्हा, और यही वजह है कि यशवंत सिन्हा लगातार अपनी जो कार्यप्रणाली है उसके बारे में बता रहे हैं कि मैं जब मंत्री था या मैं जब अधिकारी था तो मैं किस तरह से काम किया, और आने वाले समय में अगर मैं राष्ट्रपति बन जाता हूं तो मैं किस तरह से काम करूंगा, तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जैसा आपने कहा कि क्या वो अपने बेटे का, तो इसमें जो है इसको लेकर ट्रोल भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो तो उनके लिए बहुत ही चुनाव जो है चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। जी रवि, कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक आदिवासी चेहरा होना या आदिवासी बैकग्राउंड होना ही कहीं ना कहीं बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक इसे माना जाए। किस चीज को अच्छे से कैश करने में बीजेपी कामयाब रही? बिल्कुल निदा, देखिए कहा जा सकता है कि एक मास्टर स्ट्रोक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हैं और ऐसे में ट्राइबल बहुल जो इलाका है और महिलाएं होने के नाते सिंपैथी भी है और उनका रिकॉर्ड भी बहुत साफ रहा है। आप देखिए गवर्नर जब वो रही हैं, जब उनका कार्यकाल रहा है, तो ये कहा जाए कि लीडरशिप उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया और उनका जो दरवाज़ा है प्रदेश की जनता के लिए हमेशा खुला रहता था। जो भी लोग मिलना चाहते थे वो आसानी से अवेलेबल होती थी, लोगों से मुलाकात करती थी, उनकी समस्या सुनती थी। तो एक मास्टर स्ट्रोक तो भारतीय जनता पार्टी ने खेला ही है। अब ये देखना होगा कि जब वोटिंग होती है तो क्या यशवंत सिन्हा ने जितनी बातें कही है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया है, उनके पक्ष में कुछ और नेता, कुछ विधायक, कुछ सांसद उनसे प्रभावित होते हैं या फिर नहीं होते। पर फिलहाल अगर संख्या की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो ये बात सच है कि विपक्ष के पास इस वक्त आंकड़ा नहीं है। इसी बात देखिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत शार्पली खेला। उन्होंने पहले कह दिया कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी नहीं देगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति की जब बात है तब भी कांग्रेस पार्टी ने इस बात को खारिज कर दिया कि उनके तरफ से नाम नहीं दिया जाएगा। तो इस पूरे प्रकरण को अगर देखें, चुनाव को लेकर, राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, कांग्रेस पार्टी बहुत शार्प नजर आई है। इस बात को उन्होंने माना और इस बात को कहा कि विपक्ष का जो उम्मीदवार होगा उसका जो समर्थन है वो कांग्रेस पार्टी करने वाली है। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल हो या सबसे बड़े दल विपक्ष के होने के नाते कांग्रेस पार्टी को इस बात का अंदाजा और अंदेशा है कि वोट परसेंटेज की बात कर लें, अंक गणित की बात कर ले, तो विपक्ष के पास नहीं है। तो ऐसे में विपक्ष जो भी उम्मीदवार देगा उसका साथ दे देना वक्त की मांग है। इसी पर कांग्रेस पार्टी चल रही है। आज देखिए विपक्षी दलों की बैठक भी होने वाली है। अब देखना होगा कि बैठक से किसका नाम निकल कर आता है। कांग्रेस पार्टी ने पहले मना कर दिया कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी नहीं देने वाला है। तो ऐसे में विपक्ष क्या टीएमसी अगुवाई करेगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से अगुवाई होगा, अब ये देखना होगा 3 बजे क्या नाम निकल कर आता है। पर फिलहाल अंक गणित और आंकड़े जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। 3 बजे रवि जो अहम ये बैठक होनी है विपक्षी दलों की, क्या तमाम दलों को न्योता दिया गया है इस बैठक में पहुंचने के लिए? बिल्कुल, देखिए 18 से ज़्यादा राजनीतिक दल हैं जिन्हें न्योता दिया गया है और शरद पवार इसकी अगुवाई कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से समन्वय का काम जो है मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, वो तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि 18 दल से ज़्यादा जो राजनीतिक दल के जो नेता हैं वो शरद पवार के आवास पर पहुँचेंगे और बैठक होगी, मंथन होगी कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए, कौन प्रबल दावेदार हो सकता है, कौन ऐसा चेहरा, कौन नाम है जो और नेताओं को, सांसदों को जो है अपने पक्ष में ला सकता है। तो इसकी कवायद विपक्ष की तरफ से की जाएगी। पर फिलहाल आंकड़े राज्यसभा की बात कर लें या लोकसभा की बात कर लें तो विपक्ष के पास फिलहाल नहीं है। पर एक धर्म होता है विपक्ष का, वो निभाने के विपक्ष जो है कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है रवि और राजीव, आप नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज अहम बैठक होनी है बीजेपी की भी कांग्रेस की भी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का। आगे बढ़ते रुक करते एक बड़ी खबर का आपको बता देंगे। सिंगापुर ओपन में पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। जी हाँ, पीवी सिंधु ने चीन की वांग झी यिंग को हरा दिया है। पहली बार सिंधु ने सिंगापुर ओपन का खिताब जो है वो जीता है। सिंधु ने चीन को 21-9, 11-21 और 21-15 से हराया है। तो सिंगापुर ओपन में पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है और पीवी सिंधु ने चीन की वांग झी यिंग को हरा दिया है। पहली बार ये इतिहास रचा है सिंधु ने। आपको बताया था कि 21-9, 11-21 और 21-15 से शिकस्त दी है पीवी सिंधु ने चीन को। बड़ी खबर, सिंगापुर ओपन में पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। पीवी सिंधु ने चीन की वांग झी यिंग को हरा दिया है। और आपको बताएं कि जिस तरीके से पहली बार सिंधु ने ये सिंगापुर ओपन का खिताब अपने नाम जीता है, तो उनकी फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है क्योंकि सिंधु ने चीन को इस बार सिंगापुर ओपन में पीवी सिंधु ने इतिहास रच के
हरा दिया है चीन की वांग जी यी को। तो पीवी सिंधु ने चीन की वांग जी यी को हराकर एक और इतिहास जो है रच दिया है। सिंगापुर ओपन का खिताब पहली बार सिंधु ने जीत लिया है और चीन को 21-9, 11-21 से हरा दिया है। 21-15 से हराया है सिंधु ने चीन को। तो बड़ी खबर, सिंगापुर ओपन में पीवी सिंधु ने एक और इतिहास रच दिया है। एक के बाद एक लगातार इतिहास पीवी सिंधु रचती नजर आ रही है और अब उनकी झोली में एक और जीत ये चली गई है क्योंकि उन्होंने चीन की वांग जी को हरा दिया है और पहली बार सिंधु ने सिंगापुर ओपन का खिताब भी अपने कब्जे में ले लिया है, अपने नाम कर लिया है। सिंधु ने चीन को 21-9, 11-21 और 21-15 से हराया है। तो यहाँ पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा चीन को। सिंगापुर ओपन में पीवी सिंधु ने ये एक और इतिहास अपने नाम कर लिया है। तो चीन की वांग जी यी को हराकर उन्होंने कब्जा किया है पहली बार सिंधु ने सिंगापुर ओपन के खिताब पर, क्योंकि पहली बार सिंधु ने जीता है ये सिंगापुर ओपन खिताब। और अब बात करेंगे सोमवार से मानसून सत्र की, क्योंकि सोमवार से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसी को लेकर बीजेपी सांसद सुमेधानंद ने न्यूज इंडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कोई भी योजनाएं लाते हैं, विपक्ष उसी का विरोध करता है, सभी को अपनी भाषा पर ध्यान देना चाहिए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने जो गाइडलाइन जारी की है, कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए, मैं समझता हूं कि बहुत ही उचित था। मैं खुद एथिक्स कमेटी में हूं, हमारी अनेक बैठकें हुई हैं, हमने एक प्रारूप तैयार किया है, वो अंतिम स्थिति में है। उसमें भी हमने शिष्टाचार के ऊपर बल दिया है कि हम 25-25, 30-30 लाख, 20 लाख वोटर्स के प्रतिनिधि हैं और सारे के सारे लोग ये देखते हैं कि हमारे प्रतिनिधि का क्या आचरण है, कैसा व्यवहार है। यदि हमारा व्यवहार ठीक नहीं होगा, हमारा आचरण ठीक नहीं होगा, तो लोगों में, आम आदमी के अंदर क्या मैसेज जाएगा। तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है ये, और मैं समझता हूँ कि प्रत्येक सदस्य को, पक्ष विपक्ष को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं संसद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए और संसद कानून बनाने के लिए है। संसद जो है वो जंतर मंत्र नहीं है कि आप वहाँ पर प्रदर्शन करते रहेंगे। यदि किसी ने विरोध दर्ज कराना है तो आप पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रख सकते हैं और पार्लियामेंट से बाहर जाकर के विरोध कर सकते हैं। संसद में एक वातावरण ठीक रहना चाहिए। पूरी दुनिया के लोग संसद को देखने आते हैं, संसद की कार्रवाई सीधी प्रसारण होता है, उसको पूरी दुनिया देखती है, तो विश्व के अंदर एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। कैमरा पर्सन मनीष के साथ राजीव तिवारी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें कि फिर से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। एक दिन के निलंबन के बाद यात्रा को फिर से शुरू किया गया है। खराब मौसम के चलते दरअसल अमरनाथ यात्रा जो थी वो रोकी गई थी। बालटाल और पहलगाम दोनों तरफ से यात्रा फिलहाल शुरू कर दी गई है। तो एक दिन के निलंबन किया गया था अमरनाथ यात्रा को, लेकिन निलंबन के बाद फिर से शुरुआत जो हो चुकी है। बता दें आपको कि खराब मौसम के चलते दरअसल ये फैसला लिया गया था कि अमरनाथ यात्रा को रोका जाए। लिहाजा खराब मौसम को देखते हुए एक दिन के निलंबन के बाद अब अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। तो फिर से शुरू हुई है अमरनाथ यात्रा। तो दोनों तरफ से यात्रा जो है वो शुरू कर दी गई है। बता दें आपको कि खराब मौसम लगातार वहां पर रुकावट की वजह बन रहा था। वहां जाने वाले लोगों को, श्रद्धालुओं को कोई किसी तरह की परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, लिहाजा एक दिन के लिए इस यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन एक दिन के निलंबन के बाद आज फिर से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत जो है वो हो गई है। तो फिर से अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। बता दें आपको कि लगातार वहां पर खराब मौसम जो है वो बड़ी वजह बना हुआ था। खासी श्रद्धालुओं को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा था। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता ज्योति का। ज्योति, फिलहाल खबर ये आ रही है कि खराब मौसम के चलते अमरनाथ यात्रा को जो रोका गया था फिर से शुरुआत हो चुकी है। क्या मौसम अब वहां बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है? अब अगर श्रद्धालु जाते हैं तो क्या वो पूरी तरह से सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे? जिस दिन से क्लाउड बर्स्ट हुआ है, एक वहां पर हादसा हुआ जिसमें से 15 लोगों की जानें चली गई, उसके बाद से प्रशासन पूरी तरह से इनकी सेफ्टी, सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा भयभीत भी है और प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं। और उसके बाद शायद 2 या 3 दिन ही यात्रा चल पाई है, क्योंकि जैसे ही बरसात होती है तो यात्रा को स्थगित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है प्रिकॉशनरी। हालांकि कोई ऐसे चिंता वाली कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन प्रिकॉशनरी एहतियात बरतते हुए यात्रा को रोका गया था। कल भी जैसे बारिश हुई थी तो दोनों मार्गों से, बालटाल से भी और पहलगाम मार्ग से भी यात्रा को रोक दिया गया था। लेकिन आज मौसम साफ दिख रहा है, तो लिहाजा यात्रा को दोनों मार्गों से सुचारू रूप से भेज दिया गया है।
अभी ठीक इस है। तरह की किसी भी तरह से कोई चिंता की बात सामने नहीं आई है। जी ठीक है, चलिए ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक दिन के लिए यात्रा को रोका गया था, लेकिन एक दिन के निर्मल के बाद आज फिर से यात्रा जो है वो शुरू कर दी गई है। तो खराब मौसम की वजह से ये फैसला लिया गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।